हम स्टार्ट करते हैं कि एमओटी जो है उसका अगर क्वेश्चन आपको आता है पेपर में तो आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अगर आपको दे देते हैं पेपर में आपको सिर्फ कहते हैं कि ऑक्सीजन O2 है, उसको आपने एमओटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगी, एमओटी की डायग्राम सारी, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप वहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसके बारे में कि अगर यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ऑक्सीजन के केस में उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है पी ऑर्बिटल और टू एस ऑर्बिटल के दरमियान वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से अरेंज हुए हैं। कुछ ये वाली सारी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप। देन आपने कैलकुलेट करना होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर और लास्ट पे आपने लिखना होता है एनर्जी के बारे में। तो अगर ये 4 चीज़ें आप लिख देते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ तो ये इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। तो आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब बात करें कि पेपर के अंदर थ्योरी में से क्वेश्चन आता है कि नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन आ सकती है, वो उस पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एमओटी का डिफरेंस जो है वो किसी और थ्योरी के साथ आ जाए, वीबीटी और एमओटी के दरमियान डिफरेंस आ जाए, तो वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन एमओटी के अंदर जो थ्योरी मौजूद है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखे उसकी थ्योरी के ऊपर, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, कोई एक मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा जिसको कि आपको कहा जा रहा होगा कि आपने इसको एमओटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। सिंपल। और कोई सवाल? मैम ये क्या कहते हैं इसको, हमारे पास ये जो एनर्जीज वाला हमने पढ़ा था कि रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आपने इसमें कल बताया था कि इसको याद करने का जो तरीका है वो 1 2 2 1 है। 1 2 2 1 है जी, बिल्कुल। वो एक तो तरीका ये है, मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से जी है। ये देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है? ब्लैंक है। ब्लैंक है? एक मिनट, मुझे ये शेयर करना पड़ेगा, जस्ट मिनट। मैं उसको शेयर करती हूँ अगेन, फिर आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब? जी तो ये डायग्राम्स उन्होंने ड्रॉ की हुई है, इनके अंदर मेजर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये एमओटी की डायग्राम्स हैं। इनके अंदर क्या होता है कि दोनों जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स मिला के अगर वो लेस देन 14 है तो आप ये वाला सीक्वेंस जो है ना इसको जी प्रेफर करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्रेटर देन 14 है तो तब आप ये वाला सीक्वेंस जो है उसको रेफर करेंगे। अब होता क्या है, 2 1 2 1, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। ये देखें, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एक है, फिर 2 है, फिर एक है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मिला के वो लेस देन 14 होंगे, फॉर एग्जांपल किसके केस में लेस देन 14 और इक्वल टू 14, ये वाला जो जी साइन है ये लेस देन 14 के लिए भी यूज होता है, इक्वल टू 14। अब नाइट्रोजन की बात करें तो उसके एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 नाइट्रोजन होंगे तो उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे ही है। तो ये जी 14 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वाली डायग्राम अप्लाई होगी। अब इस डायग्राम को मैंने 2 1 2 1 क्यों कहा था कि 2 1 2 1 ये वाला सीक्वेंस 2 1 2 1 व्हेन जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 14 और लेस देन 14, ठीक है। और इस जी डायग्राम को मैंने कहा था कि इसको आप याद रख लें 1 2
2 and 1. 2 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 होंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के केस में जो होते हैं वो 18 होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें उसमें 16 होते हैं। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के केस में आप ये वाले डायग्राम फॉलो करते हैं, ठीक है। बस आप वो बस मैंने आपको ना हिंट बताया था एक कि आप उसको किस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, इन डायग्राम्स को। और कुछ? और मैम ये जो हमने पढ़ा था कि हेड ऑन अप्रोच एंड साइड बाय अप्रोच, इसमें वही है ना कि जो हमारे पास एस और एस जो बॉन्ड होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, या हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और साइड बाय जब पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो तब हमारे पास साइड बाय ओवरलैपिंग होती है। इसमें बस हमने ये बताना है ना। जी जी, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर आप बताते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास बनता है सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो उसके अंदर यही चीज आती है, वो हम एक दफा उसको देख भी लेते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ये लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पर उन्होंने शो भी किया हुआ है सिग्मा को, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे। वो पाई बॉन्डिंग में है तो वो पाई 2p होंगे, एंटी बॉन्डिंग में है तो पाई स्टार 2p होंगे, ठीक है जी और जी। और यहाँ पर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों के बारे में बताया था, जैसे बिल्कुल ये है, ठीक है। यहाँ पर भी लीनियरली और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैम इसके पोस्टुलेट्स जो इसमें गिवन है वो वाले याद करें कि रहने दे थ्योरी? पोस्टुलेट्स आपकी बुक में ना गिवन नहीं है। नहीं है जी। बिल्कुल, तो मैं इसलिए ना पोस्टुलेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान भी मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। मैंने आपको थ्योरी के ऊपर ज्यादा करवाया। आप बुक के अंदर जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ें, बुक का भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बुक से भी। तो ये आपकी बुक में कुछ इस तरह से गिवन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वो सबसे पहले यही इसी बारे में बात करता है कि ऑर्बिटल अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच जो है उसके अंदर आप मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। सिंगल यूनिट से मुराद ये है कि दो एटम्स जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो फिर वो मिलकर एक चीज बना रहे हैं जिसको आप मॉलिक्यूल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आ जाता है ओवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनके बारे में यहाँ पर बताता है। और एनर्जी के बारे में वो बात करता है कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच डिफर इन एनर्जी, ठीक है। उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस लाइन को वो इस तरह से बात करता है। देन बाकी बाद में आए तो उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको आप कहते हैं सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, अगर 1s के केस में बात करें तो। और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, while the एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा स्टार, ठीक है। The process of formation of molecular orbital from 1s or atomic orbital of the hydrogen is shown in figure 6.19। तो 6.19 ये फिगर है गिवन। तो इसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से बनते हैं। देन वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बात करता है कि अफबा प्रिंसिपल, पॉलाइक्स क्लूइन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल, ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हम रूल्स यूज करते हैं, इन तीनों के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को प्लेस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। और दो हाइड्रोजन है, द टू इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन, दस
फिल द लो एनर्जी, पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, देन फिर हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ठीक है जी जी। और उसके बाद फिर वो बात करता है कोऑर्डिनेट्स की। वो कहता है सो फार वी हैव कंसीडर्ड दैट एस एंड एस मैम ओवरलैप। ये वाला जो क्वेश्चन है, हाई एनर्जी वाले जो बॉन्ड फिल होते हैं, उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है 1s ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी, यानी कि 1s इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। 1s इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कहाँ पर लिखा हुआ था? ये वहां पे जहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना कि हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल सिग्मा स्टार। एक मिनट, ये वो इधर ये यहाँ पे ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी, लास्ट पे पैराग्राफ के लास्ट पे लास्ट। पाई स्टार 1s ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी, बिल्कुल ठीक। हाइड्रोजन के केस में बिल्कुल ऐसा ही होता है, देखिए ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में था, ऐसे ही था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। अब सबसे पहले अफबा प्रिंसिपल, पोलाइक्स, क्लूइन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इन तीनों के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे, देन वो इसको फिल करेंगे। अब दो ही तो इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल कर दिया और बाकी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में भेजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये पाई स्टार वाला है ना, और ये आई मीन ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा होगा, तो इस वजह से सिग्मा स्टार जो है ये एम्प्टी रहेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है जी, ठीक है। लो एनर्जी सिग्मा 1s ऑर्बिटल एंड हैव पेयर्ड स्पिन विद while the high energy जो है वो सिग्मा 1s इट विल रिमेन एम्प्टी। समझ आ गया? जी जी। सही हो गया। उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में वो बात करता है। सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें ना, मैं ये आपको बताने लगी थी। वो कहते हैं वी हैव कंसीडर्ड एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पे एस एंड एस ओवरलैप होता है, आपने देखा ही होगा उसके अंदर जी। ये वाली डायग्राम 1s और 1s एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि other types of overlap occurring between p and p atomic orbital to form molecular orbitals are described below। नीचे उनकी जो p orbitals है ना, उनकी भी ओवरलैपिंग के बारे में वो डिस्कस करेंगे। p orbitals के अंदर एक जो है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी, और या हेड ऑन अप्रोच का नाम भी वो उसके लिए यूज कर रहा है। ठीक है और दूसरी जो है वो साइड वाइज होगी। वो कहते हैं देयर आर 2p atomic orbitals directed along 3 perpendicular x, y and z coordinates for the formation of molecular orbitals of p। 2 cases arises। कौन कौन से दो केसेस होते हैं? एक होता है एक होती है हेड ऑन अप्रोच, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, वो कहता है हियर द p orbitals of 2 atom approach along the same axis। इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जब हेड ऑन अप्रोच होगी तो एक्सिस सेम होगा। ठीक है जी। और जब बात करेंगे और एक्सिस जब यहाँ पर सेम है, ये भी 2px है 2px है, तो ये फर्दर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनाएंगे ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनमें से एक जो है वो सिग्मा 2px होगा, दूसरा सिग्मा स्टार 2px होगा। ठीक है और ये डिफरेंट इन एनर्जीज होंगे। सही हो गया? उसके बाद वो बात करता है साइड वाइज ओवरलैपिंग की। वो कहते हैं व्हेन द एक्सिस ऑफ 2p ऑर्बिटल py और pz ऑर्बिटल आर पैरेलल टू ईच अदर they interact to form molecular orbital as shown in figure 6.21। so आपने एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रखनी है, 2pz जो है वो हमेशा 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, 2py है तो वो हमेशा 2py के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है तो अब ये 2pz की एग्जांपल दे रहा है, ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है ये z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये z एक्सिस के अलोंग होने की वजह से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके हमारे पास दो डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहा है, जिसमें से एक को हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह दिया और जो दूसरा था उसको हमने एंटी बॉन्डिंग कह दिया। ठीक हो गया जी। देन वो इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करता है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी। इन दोनों को वो साथ साथ इसलिए भी रखता है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस कॉल्ड द नोडल प्लेन। इनके केस में क्या होता है, हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया हुआ एक जगह पर कि न्यूक्लियस के जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस की जो लाइनिंग होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ये अगर दो जो है एटम्स या दो न्यूक्लियस हैं उनको ज्वाइन किया हुआ है एक बॉन्ड ने, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर इस लाइन के नजदीक ज्यादा है, ठीक है जी। तो सेम केस जो है ना, लेकिन पाई ऑर्बिटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। पाई ऑर्बिटल्स के केस में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो दूर दूर पाई जाती है, वो न्यूक्लियर जो लाइनिंग होती है ना उससे वो जरा हटके होती है, या वो अबव एंड बिलो द प्लेन होती है। इसको अबव एंड बिलो द प्लेन यानी कि इस तरह से अगर न्यूक्लियर लाइनिंग है तो पाई डेंसिटी जो है वो यहाँ पर और फिर यहाँ पर इस तरह से पाई जाएगी। इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो है यहाँ पर ज्यादा होंगे इस क्लाउड के अंदर, इस लाइनिंग के आसपास नहीं वो इतना ज्यादा कंसीडर होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक हो गया, इस लाइन का मतलब ये है। देन वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन। किस केस में? पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी के केस में। जी। Then वो कहते हैं on the other hand anti-bonding molecular orbitals pi star 2py and pi star 2pz have the least electron density in the pi internuclear region। इनके अंदर भी क्या होता है, जब पाई स्टार हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एंटी बॉन्डिंग, इनके केस में भी न्यूक्लियस के आसपास जो है ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो न्यूक्लियर लाइन से जरा दूर दूर ही रहते हैं, अबव और बिलो द प्लेन भी रहते हैं, ठीक है। देन वो कहते हैं सिंस द 2py एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट हैविंग द सेम एनर्जी, द पाई ये डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब यही होता है कि उनकी सेम एनर्जी होती है, ठीक है। द पाई molecular orbitals that is pi 2py and pi 2pz are also degenerate क्योंकि अगर ऑलरेडी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में डीजेनरेट थे तो उनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होंगे, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग हो, वो भी आपस में डीजेनरेट ही होंगे, ठीक है। सो आर ऑल्सो द पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो भी इसी तरह से डीजेनरेट होंगे। देन वो बात करता है ओवरऑल 6 molecular orbitals, 3 bonding and 3 anti-bonding are formed from the set of 2p atomic orbitals के 3 2p orbitals जो है ना वो एक एटम से और 3 जो है वो दूसरे एटम से, वो अगर इन्वॉल्व होते हैं टोटल हो जाते हैं 6। तो उन 6 में से 3 जो होते हैं वो बॉन्डिंग बनते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप एंड 6 बॉन्ड, ये 6 नहीं है, सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है, 6 लग रहा है। वो कहता है लीनियर ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, while that formed as a result of sidewise overlap is called the pi bond। ये बात तो हमने बहुत दफा ही पढ़ी हुई है ना, ठीक है।
as there are 3 bonding molecular orbitals, the p orbitals overlap and can lead to the formation of at the most 3 bonds 1 sigma and 2 pi. इसके केस में अगर बॉन्ड बनते भी हैं तो उनके अंदर एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के केस को ही उसी की बात कर ले, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही सिग्मा हो सकता है, बाकी दोनों जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। जी ठीक। उसके बाद बात करें रिलेटिव एनर्जीज की, तो रिलेटिव एनर्जीज वो उसी के बारे में बात करता है कि इन दोनों जो है ना, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इन दोनों डायग्राम्स के अंदर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, वो कहता है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं ना 1 2 2 1, या जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लेस देन 14 होते हैं या इक्वल टू 14 होते हैं, तो 2p और 2s के दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बात करें इस डायग्राम की, तो इसके अंदर आपको बाकायदा नजर आ रहा है कि जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। ठीक है जी, एक मिनट। तो यहाँ से हम एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी जो है ना वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो एनर्जी हम निकालते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरह से आपको उन्होंने ये बताया हुआ है कि एनर्जी आपने इस तरह से लिखनी है। तो इस एनर्जी के लिखने के तरीके को आप ना याद करने की वाकई वैसे आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन डिफरेंस आता कहाँ पर है, आप यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस आएगा, जहां पर भी आएगा। ठीक है, तो इसको ये याद रहे तो फिर उसके अंदर बाकी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सारी रीजन है कि इसके अंदर वही बताया हुआ है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो किन के अंदर ज्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टरबेंस आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट में, वो क्यों आती है, वो इस रीजन के अंदर बताया हुआ है। देन बॉन्ड ऑर्डर है, और उसके बाद कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो जहां तक आपके क्वेश्चन था कि आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है, आप यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, आप इसको एक दफा रीड आउट कर ले और बाद में चाहे अपनी वर्डिंग यूज कर ले, या फिर आप यही वर्डिंग यूज कर सकते हैं, हीलियम के केस में यही यूज कर सकते हैं, और नाइट्रोजन का केस है और ऑक्सीजन का केस है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको अगर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल आ जाता है कि आप उसकी एमओटी डायग्राम ड्रॉ करें, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक्सप्लेनेशन लिखी हुई तो है नहीं उसकी यहाँ पर बुक में, तो फिर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें एक दफा, और देन फिर आप फ्लोरीन के केस में आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। आपको एक दफा सीक्वेंस पता चल जाएगा कि आपने लिखना कैसे है। तो तरीकेकार मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि सबसे पहले स्टार्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने भी स्टार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एनर्जी की फॉर्म में लिया हुआ है, लेकिन आप दूसरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देन फिर आप उसकी एमओटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन बॉन्ड ऑर्डर, और लास्ट पे आप उसकी एनर्जी के बारे में बता देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारी एम्बोटी की डायग्राम थी, यहाँ पर उसने नाइट्रोजन की एग्जांपल को इस तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है जहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। आई थिंक सो कि आपकी जो प्रिंटेड बुक है उसके अंदर इस तरह से नहीं ड्रॉ की हुई, या की हुई है? की हुई है, ओके। और ये ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन के केस में कुछ इस तरह से डायग्राम है जी। हो गया। तो यहाँ तक हमारा था एमओटी, हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक जितना भी टॉपिक था वो कवर हो चुका है, ये चैप्टर भी कवर हो चुका है। इसके अंदर जितनी भी इसकी एक्सरसाइज इंक्लूड है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंक्लूड है एमओटी के, हिब्रिडाइजेशन के, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिब्रिडाइजेशन और एमओटी के, उन क्वेश्चंस की आपने ना, आज आपका जो होमवर्क है ना वो यही है कि आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह फिर कल से थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर वो कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैम, टाइमिंग की
टाइमिंग पॉसिबली यही इसी टाइम हम करेंगे, ठीक है? तो ऑनलाइन के आप रिकॉर्डिंग सेंड करेंगी? फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कोशिश होगी कि मैं ऑनलाइन कर लूँ, ताकि फिर ओके। क्लास के अंदर जो एक रिदम होता है ना, वो फिर रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो फिर हम देख लेंगे, राफ़िया अगर उसके लिए फिज़िबल हुआ, तो अटेंड कर ले, अगर नहीं हो पाता, जी। तो फिर हम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, तो उसको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगी, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।